हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के पार्ट 5 की, जिसमें कि मैंने आपको पार्ट 4 और पार्ट 3 में आव्यूहों पर संक्रियाएं एक टॉपिक स्टार्ट कराया था, जिसका कि आज अपन देखेंगे आव्यूहों का गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले के वीडियोज़ में मैं आपको योग, अंतर और अदिश गुणन इन तीनों टॉपिकों को क्लियर करा चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर आप उन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आव्यूहों का गुणन, देखिए कोई भी आव्यूहों का अगर आपको गुणन करना है तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि वो मल्टीप्लीकेबल है कि नहीं, यानी उनका गुणा हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अब ये कैसे पता चलेगा, देखिए जैसे कि आपको कहा गया है कि ए और बी ये कोई दो मैट्रिक्स हैं, आपको इनका गुणा करना है। तो ये ध्यान रहे कि ए और बी का गुणनफल तभी हो सकता है जब ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। अगर ए के स्तंभ और बी के पंक्ति बराबर हैं तो आप कह सकते हैं कि ए बी परिभाषित होगा यानी डिफाइंड होगा, यानी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। और अगर आप इसको ज्ञात कर सकते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो ए और बी होते हैं इनको कहते हैं अपन गुणन अनुरूप। गुणन अनुरूप का मतलब होता है कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लाई। क्लियर? तो कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि गुणन अनुरूप क्या है तो आप कहेंगे कि जिन आव्यूहों का गुणा हो सकता है वो कहलाते हैं गुणन अनुरूप आव्यूह। तो यहाँ पर हमने देखा कि कौन से आव्यूह का गुणा होगा जिसमें पहले के स्तंभ दूसरे की पंक्ति के बराबर हो। कैसे, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। जैसे कि मान लो किसी ने आपसे कहा कि ए इक्वल 1 2 3 एंड 3 4 5 और बी इक्वल मान लो दे दिया मुझे उसने यहाँ पर 3 4 1 2 1 6 3 9 2। ये कोई ए और बी दे दिए। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो कोटि है वो है आपकी कितनी, वो है आपकी 2 क्रॉस 3। इसमें दो पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं। और इसकी कोटि कितनी है आपकी 3 क्रॉस 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो स्तंभ हैं और इसकी जो पंक्ति है वो आपस में बराबर हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ ए भी पॉसिबल है। क्लियर? ये अब जैसे दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि मान लो ए इक्वल किसी ने आपको बोल दिया कि 2 4 1 6 एंड बी इक्वल दे दिया मान लो उसने 9 1 6 2 0 1 3 0 5। अब आप देख रहे हो कि इसकी कोटि कितनी है 2 क्रॉस 2, यानी इसमें दो स्तंभ हैं। और इसकी कोटि है 3 क्रॉस 3, इसमें पंक्तियाँ 3 हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है इसका मतलब ऊपर तो ए बी पॉसिबल था लेकिन नीचे ए बी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमें ये चेक करना होता है कि जो भी आव्यूह हम गुणा कर रहे हैं उनका गुणा संभव भी है या नहीं। अब ये तो हुई ये बात कि हम कैसे चेक करेंगे कि इनका गुणा होगा या नहीं होगा। अब दूसरी बात हम ये देखेंगे कि गुणा जो है अगर होगा तो वो होगा कैसे। ठीक, चलिए इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते। तो स्टूडेंट यहाँ सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि हमें जो भी आव्यूहों का गुणा करना है वो आर क्रॉस सी के क्रम का ध्यान रखना है उसमें। कैसे, एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि आर क्रॉस सी क्या है। आर का मतलब यहाँ रो से है, सी का मतलब कॉलम से है। जैसे मान लो ए इक्वल मुझे किसी ने दे दिया 2 1 3 4 और बी इक्वल यहाँ पर दे दिया मुझे मान लो 9 6 2 5। अब आपको इन दोनों का इंटू करना है। तो ये देखते हैं इंटू होगा कैसे। देखिए ए इंटू बी इक्वल, यहाँ पर जो भी इंटू अपन करते हैं तो रो का हमेशा करना होता है कॉलम में। रो का किस में करना है? कॉलम में। तो यहाँ रो क्या है 2 1 और कॉलम है 9 2। तो आप ऐसे करेंगे 2 का 9 में हो गया 18, बीच में फिर प्लस लेते हैं, 1 का 2 से 2। ठीक है ना? अब इसी पहली रो का आपको करना है दूसरे कॉलम में। कैसे, देखिए 2 का 6 से 12 प्लस 1 का 5 से 5, इस तरह। अभी आपने पहली रो का दोनों कॉलम में कर लिया। अब करेंगे दूसरी रो का पहले कॉलम में। कैसे, देखिए 3 9 जा
27, 4 2 ज़ा 8। अब ऐसे ही दूसरी रो का करेंगे दूसरे कॉलम में, तो 3 6 ज़ा 18 प्लस 4 5 ज़ा 20। तो इस तरह अब आप इनको जोड़ दो, तो ये आपका हो गया 20, 17, 35, 38। तो ये हो गया स्टूडेंट ए बी की वैल्यू। तो बिल्कुल सिंपल है, आर क्रॉस सी का ध्यान रखना है। आर क्रॉस सी का मतलब है पहले पहली रो का दोनों कॉलम में करके लिख लेंगे, फिर दूसरी रो का दोनों कॉलम में, इस तरह से। ठीक, चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, जनरली ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है। यानी आप अगर ए बी की वैल्यू निकालेंगे और बी ए की, तो दोनों डिफरेंट आएगी। कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं, वो अपन आगे इसी प्रॉपर्टी को मैं क्रम विनिमयता में लूँगा, तो उसको मैं डिटेल में बताऊँगा। चलिए आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। देखिए जैसे कि आपको दो मैट्रिक्स दी हैं ए और बी, ठीक, और आपसे कहा गया कि इनका आपको गुणा करना है। तो अगर ए की कोटि मान लो P क्रॉस Q है और बी की कोटि R क्रॉस S है, तो इसमें जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था कि यहाँ A इंटू बी अगर आपको चाहिए तो ए बी संभव तभी होगा जब यहाँ ये Q और R कैसे होंगे, इक्वल। ठीक, तो ये तो एक शर्त ये हुई कि Q और R कैसे होने चाहिए, इक्वल। और जब आप ये ए बी निकालेंगे तो जो ऑर्डर ऑफ ए बी होगी, यानी ए बी की कोटि होगी, वो होगी P क्रॉस S। यानी ए बी जो है इससे तो पंक्ति लेगा और इससे स्तंभ लेगा। कैसे, एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। जैसे मान लो मैंने ए इक्वल कोई मैट्रिक्स ले ली 2 3 4 1 0 2, ठीक है, और बी इक्वल मान लो मैंने ले ली यहाँ पर आपकी, ये ले ली मैंने 3 0 4 1 0 9 2 0 5 एंड 1 1 6। अब मान लो ये आपको ए बी का इंटू करना है। ठीक, अब आपसे कोई पूछ रहा है भाई ये बताइए ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगी। ऑर्डर ऑफ ए बी का मतलब यहाँ उसका कहने का ये है कि जब आप इन दोनों का इंटू करेंगे तो जो ए बी आएगा रिजल्ट में, उसकी ऑर्डर क्या रहेगी। तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर ए की कोटि क्या है, ए की कोटि आपकी दो पंक्तियाँ हैं, 3 स्तंभ में, इसकी कोटि है 2 क्रॉस 3। और बी की कोटि में आप देख रहे हैं बी में 4 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि है आपकी यहाँ पर 3, ये 4 क्रॉस 3। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई आपसे पूछे कि ऑर्डर ऑफ ए बी यहाँ पर पूछा है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्यू और आर इक्वल होना जरूरी है। तो यहाँ क्यू ये है और आर ये है, तो ये इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए बी जो है वो ज्ञात नहीं की जा सकती। ए इक्वल मान लो किसी ने दे दिया 2 3 4 1 0 2 और बी इक्वल दे दिया यहाँ पर उसने आपको 3 0 1 5 6 2 1 2 एंड 9 2 1 4। ये कोई आपको दो मैट्रिक्स दे दिए। अब आप देख सकते हैं इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि है 2 क्रॉस 3 और इसकी कोटि आपकी 3 पंक्तियां हैं, 4 स्तंभ में, इसकी कोटि हो गई 3 क्रॉस 4। ठीक है ना। अब आपसे कोई ये कहे कि भाई आप इसमें ऑर्डर ऑफ ए बी निकालिए, तो अब चलिए फिर देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया भी Q इक्वल R होना चाहिए, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये 3 और 3 क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है इसका मतलब ये होगा कि इनका गुणा हो सकता है, और अगर गुणा हो सकता है तो अब आप इसकी ऑर्डर भी निकाल सकते हो ए बी की। तो ऑर्डर मैंने क्या ट्रिक बताई थी, ये होती P क्रॉस S, P यानी ये और S यानी ये। तो अब ऑर्डर ऑफ ए बी क्या हो जाएगी, 2 क्रॉस 4। क्लियर। तो ये थी स्टूडेंट कुछ जनरल प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं इसकी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी यानी बीजगणितीय गुणधर्म। आव्यूहों का गुणन होता है, ये हमेशा आप ध्यान रखें कि आव्यूहों का जो गुणन है वो क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता। आव्यूहों का गुणन क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। अब कैसे, देखिए, यानी अगर आप ए बी निकालेंगे और एक स्टूडेंट बी ए निकाल रहा है तो इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक, पहली बात तो इसमें ये। अब देखिए इसमें क्या है कि
कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है बच्चों? अपवाद। तो अपवाद कौन कौन से, यानी ऐसी कुछ कंडीशंस भी हैं जिसमें ए बी और बी ए इक्वल हो सकता है। जैसे कि उसमें फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अगर मान लो ए और बी समान कोटि के विकर्ण आव्यूह हैं, ए और बी समान कोटि के विकर्ण आव्यूह हैं, ऐसी स्थिति में ए बी इक्वल बी ए पॉसिबल है। ठीक, कैसे देखते हैं। जैसे मान लो ए मैंने ले लिया 2004 और बी इक्वल ले लिया मैंने यहाँ पर 3007। अब आप देख सकते हो कि इसमें भी मुख्य विकर्ण के अलावा जीरो हैं और इसमें भी मुख्य विकर्ण के अलावा जीरो हैं। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं? विकर्ण आव्यूह हैं और दोनों की कोटि भी 2 क्रॉस 2 यानी बराबर है। क्लियर। अब सबसे पहले चलिए अपन ए बी निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, गुणा कैसे करते हैं? रो का कॉलम में। जैसे 2 का किससे करेंगे? 3 से ही हो गया 6। अब ये 0 का 0 से तो 0। अब पहली पंक्ति का किससे होगा? दूसरे स्तंभ से होगा। ठीक है, 2 का 0 से ये 0 प्लस 0 का 7 से ये भी 0। अब यहाँ पर अपन दूसरी पंक्ति का करेंगे पहले स्तंभ से। तो 0 का 3 से 0 प्लस 4 का 0 से 0। अब यहाँ दूसरी पंक्ति का करेंगे दूसरे स्तंभ से। तो 0 का 0 से 0 और 4 का 7 में ये आपका हुआ 28। और अब आप अगर ए बी की वैल्यू काउंट करें तो ये आपकी हो रही है 6028। तो आप देख सकते हो कि जब मैंने दो विकर्ण आव्यूहों का गुणा किया तो उसका आंसर भी किस में आ रहा है? विकर्ण आव्यूह में ही आ रहा है। और जो कि इनकी कोटि 2 क्रॉस 2 थी तो इसकी भी कोटि क्या है? 2 क्रॉस 2। तो हमने देखा कि यहाँ ए बी इक्वल बी ए कैसे फॉलो होगा। चलिए बी ए को भी यहाँ पर निकाल के देखते हैं। अब लेकिन अपने को निकालना है बी ए। तो बी की वैल्यू है आपकी 3007 एंड ए की वैल्यू आपको दी है यहाँ पर 2004। चलिए अब इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको बताया था इसका अपन को कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रो का हमेशा किस में किया जाता है? कॉलम में। तो ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6 और फिर 0 का 0 में 0। अब इसी पहली रो का दूसरे कॉलम में करेंगे। तो 3 का ये 0 से 0 और 0 का 4 से ये भी आपका 0 हो गया। अब आप दूसरी रो का पहले कॉलम में करेंगे। 0 का 2 से 0 और 7 का 0 से ये भी 0। अब इस दूसरी रो का दूसरे कॉलम में 0 प्लस 7 का 4 में हो गया 28। तो आपकी बी ए की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 6028। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ए बी एंड बी ए। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों वैल्यू बराबर हैं। पहले आपकी वैल्यू भी यही आई थी और ये भी वही आ रही है, क्योंकि ये दोनों समान कोटि के विकर्ण आव्यूह थे। इसमें देखिए दूसरा अपवाद क्या है कि अगर हम किसी आव्यूह का तस्मक आव्यूह यानी आई से गुणा करते हैं और तब उसका आप भले ही क्रम बदल लो तो दोनों की वैल्यू एक ही आती है और वो आती है ए। तो ये भी यहाँ पर एक एक्सेप्शन है क्रम विनिमेयता का। तीसरा देखते हैं, आगे चल के हम एक मैट्रिक्स पढ़ेंगे एडजॉइंट ए। तो उसमें आप देखेंगे कि ए का इंटू जब हम एडजॉइंट ए से करते हैं और एडजॉइंट ए का भी अगर ए से करते हैं तो इन दोनों का भी आंसर एक ही आता है, यानी मॉड ए इंटू आई। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ भी क्रम विनिमेयता का यहाँ पालन हो रहा है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं सी में। और आगे चल के जब हम इन्वर्स को पढ़ेंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे जब ए का हम ए इन्वर्स से इंटू करेंगे या ए इन्वर्स का ए से करेंगे तो इन दोनों की रिजल्ट भी सेम आएगी और वो होगी आई। तो स्टूडेंट हमने देखा कि वैसे तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि आव्यूहों का गुणन क्रम विनिमेयता का पालन नहीं करता, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। लेकिन हमने यहाँ 4 रूल पढ़े कि कब कब ये अपवाद भी हैं। तो पहला तो क्या था, समान कोटि के विकर्ण आव्यूह हो तो ए बी इक्वल बी ए हो जाएगा। दूसरा क्या था अपना कि अगर आप किसी यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। तीसरा हमने क्या पढ़ा, यदि आप एडजॉइंट ए का ए से करेंगे तो भी क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
चौथा हमने पढ़ा कि ए का ए इनवर्स से करेंगे या ए इनवर्स का ए से, तो भी आपका रिजल्ट सेम रहेगा। आगे चलते हैं। अगला रूल है स्टूडेंट अपना एसोसिएटिव लॉ यानी साचर्य नियम। तो यहाँ पर ये एक आपके लिए स्टेटमेंट है, हमेशा आप ध्यान रखें कि जो आव्यूहों का गुणन होता है यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, वो सदैव चाहे कोई भी कंडीशन हो वो साहचर्यता का पालन करता है, साहचर्यता का पालन करता है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये साहचर्यता का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा? उसके लिए स्टूडेंट क्या होता है, जैसे मान लो ए बी सी कोई 3 मैट्रिक्स हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइंड है, तो वहाँ पर होता क्या है कि अगर मैं ए इंटू बी सी करूँ तो उसकी वैल्यू ए बी इंटू सी के हमेशा इक्वल होती है। ये आप कोई से भी मैट्रिक्स को लेके चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल करा दे रहा हूँ। जैसे कि ए इक्वल मान लो मैंने ले लिया 2 1 7 4 और बी इक्वल ले लिया मान लो हमने 1 2 3 4 और सी इक्वल कोई 2 क्रॉस 2 का और ले लेते हैं 2 0 7 1। ठीक, अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ LHS इक्वल RHS आएगी तो किस तरह आएगी। सबसे पहले हम चलेंगे LHS को कंप्लीट करने के लिए। तो LHS में आपको पहले क्या करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में क्या है BC, तो पहले BC की वैल्यू निकाल लेंगे। तो BC की वैल्यू के लिए B क्या है आपका, B है यहाँ पर 1 2 3 4 और C क्या है आपका, C है 2 0 7 1। तो यहाँ आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, रो का किससे करना था आपको, कॉलम से। तो आपका 1 का 2 से 2 हो गया, 2 का 7 से 14, 14 और 2 हो गया 16। अब इसी पहली रो का दूसरे कॉलम से करना है। तो ये 1 का 0 से 0, 2 का 1 से 2, तो 2 और 0 2 हो गया। अब ये दूसरी रो का किससे करना है, पहले कॉलम से। तो 3 2 जा 6, 4 7 जा 28, तो 6 और 28 हो गया 34। और ये दूसरी रो का दूसरे कॉलम से 3 का 0 से 0, 4 1 जा 4, तो ये आपका हो गया BC। क्लियर। अब LHS में अब इस BC में आपको A का इंटू करना है। किस तरह देखते हैं, यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी, अब आपको निकालना है A इंटू BC। तो A की वैल्यू है स्टूडेंट 2 1 7 4 और BC की वैल्यू है यहाँ पर 16 2 34 एंड 4। क्लियर। तो चलिए वैल्यू यहाँ निकालनी है। तो ये रो का अपने को किससे करना है, कॉलम से। तो ये आपका हो जाएगा 2 का 16 में 32 प्लस 1 का ये 34 में हो जाएगा 34। इसी रो का आपको करना दूसरे कॉलम में 2 2 जा 4 और ये 1 4 जा 4। इसी दूसरी रो का इधर कॉलम में करेंगे तो 7 का 16 में हो जाएगा ये आपका 112 और 34 का किस में करना है, 4 में, ये हो गया आपका 136। क्लियर। आगे अब देखते हैं इसी दूसरी रो का दूसरे कॉलम में 7 का 2 में हो गया ये 14 और ये 16। इनको ऐड कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू कुछ इस तरह आ रही है 66 8। ये वैल्यू आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी 248 और ये हो रहा है यहाँ पर 30। अब ये देखते हैं, ये तो है LHS की वैल्यू, लेकिन क्या RHS की वैल्यू भी सेम आएगी। चलिए उसके लिए अपन चलेंगे RHS की तरफ। और RHS में स्टूडेंट पहले हमें निकालना है AB का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी पहले गुणा करना है A और B का। कैसे वो देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करूँगा AB की। तो A की वैल्यू आपने देखा कितनी थी, A की वैल्यू थी यहाँ पर 2 1 7 4 और B की वैल्यू थी स्टूडेंट यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है ना। तो अब इन दोनों का अपने को करना है मल्टीप्लाई। तो रो का किससे करना है, कॉलम से। तो 2 1 जा 2 प्लस 1 का 3 से करेंगे 3। अब इसी पहली रो का दूसरे कॉलम में 2 2 जा 4 प्लस 1 का 4 से 4। अब इस दूसरी रो का इधर कॉलम में करना है 7 1 जा 7, 4 का 3 से 12। या दूसरी रो का दूसरे कॉलम में 7 2 जा 14, 4 4 जा 16। तो यहाँ स्टूडेंट ये अपना प्लस होके आ जाएगा 5 8 19 एंड 30। अब अपन को देखना है यहाँ AB का जो भी आया उसका C से करना है। ठीक है।
तो देखना अब आपकी वैल्यू सेम कैसे आएगी उसको अपन देखते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट ए बी की अभी वैल्यू आपने क्या निकाली है 5, 8, 19 एंड 30 और सी की वैल्यू ऊपर आपको दी हुई थी वहाँ पर 2071। मल्टीप्लाई करेंगे तो रो का किससे करना है कॉलम से। चलिए देखते हैं 5 का 2 से 10 और 8 का 7 से हो गया 56। अब दूसरी रो का दूसरे कॉलम से 5 का 0 में 0 और 8 का 1 में 8। अब यहाँ दूसरी रो का पहले कॉलम से 19 का 2 में 38 प्लस 30 का 7 में 210 हो गया। अब इसका अपन यहाँ से करेंगे तो 19 का 0 से हो गया 0 और 30 बन जा 30। इनको आप प्लस कर देंगे तो देखते हैं इनका आंसर क्या आएगा। ये आपका हो रहा है 66, 8 इनका ऐड होके हो रहा है 248 और ये 30। तो अब आप देख सकते हैं कि जो LHS की वैल्यू आई थी वही आपकी वैल्यू किसकी आ रही है RHS की। तो इस तरह हमने देखा कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल RHS। क्लियर। तो ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ। तो इस लॉ में हमने क्या देखा स्टूडेंट कि आव्यूहों का गुणन सदैव साचर्यता का पालन करता है। यानी आप अगर B का साथी अभी कौन था C और अब B का साथी कौन है A, तो यहाँ साथी बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट अपना डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यानी वितरण नियम। अब देखिए ये क्या होता है कि हमेशा आप ध्यान रखें कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैट्रिक्स में वो हमेशा गुणन जो है वो योग पर वितरित होगा। जैसे मान लो किसी ने आपको कहा कि A इंटू बी प्लस सी, तो अगर मान लो यहाँ इसने क्या किया है पहले B और C को सम किया है टोटल किया तब A का इंटू किया है। लेकिन अगर दूसरा स्टूडेंट इसमें पहले A और B का इंटू करता है फिर A और C का फिर बाद में प्लस करता है तो रिजल्ट दोनों ओर कैसा रहेगा सेम। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो आव्यूहों का गुणन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये सदैव आव्यूह पर वितरित होता है। यानी कहने का मतलब कि ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इसको अपन कोई भी एग्जाम्पल लेकर कर सकते हैं। अगला रूल है स्टूडेंट हमारा कैंसिलेशन लॉ यानी निरसन नियम। तो देखते हैं यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में योग का बताया था कि योग में निरसन नियम दोनों फॉलो होते हैं LCLV और RCLV। LCL का मतलब क्या था लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ वाम निरसन नियम और RCL यानी दक्षिण निरसन नियम। तो यहाँ पर ये ध्यान रहे कि जो आव्यूहों का गुणन होता है वो निरसन नियम का सामान्यतः पालन नहीं करता है। अब ये किस तरह है देखिए ये क्या चीज़ है। जैसे कि मान लो किसी ने आपको यहाँ पर AB इक्वल AC लिख दिया। ठीक। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि A कैंसिल होके B इक्वल C आ जाए। ये जनरली आव्यूह में फॉलो नहीं होता। ऐसे ही मान लो अगर किसी ने आपको AB इक्वल CB दे दिया तो यहाँ भी ज़रूरी नहीं कि B कैंसिल होकर A इक्वल C आ जाए। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो निरसन नियम है वो यहाँ फॉलो नहीं हो रहे। तो इस तरह हमने देखा कि जो मैट्रिक्स के अंदर है मैट्रिक्स के अंदर हमने चार चीज़ें देखी कि जो आपकी कम्यूटेटिविटी थी यानी क्रम विनिमयता वो सामान्यतः फॉलो नहीं होती है। जबकि हमने देखी साचर्यता ये यहाँ पर फॉलो होती है। उसके बाद हमने वितरण नियम देखा ये भी फॉलो हो रहा है। और चौथा हमने निरसन नियम देखा जो कि फॉलो नहीं हो रहा है। अब देखिए स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि आव्यूह का गुणन निम्न में से किसे फॉलो करेगा यानी किसको संतुष्ट करेगा। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें इस ट्रिक्स को। क्लियर। तो इस वीडियो में स्टूडेंट मैंने आपको गुणन की कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ बताई। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा तत्समक नियम की, प्रतिलोम की
और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे जो मल्टीप्लाई से रिलेटेड हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।